इस वक्त पूरा देश चुनावी मोड में दिखाई दे रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। खास तौर पर दो मोर्चे दिखाई दे रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी अपनी तैयारियों में है, जैसा कि जयदीप कर्णिक जी, जो कि अमरउजाला.com के संपादक हैं, उन्होंने कल भी चर्चा में बताया था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा एक चुनावी मोड में रहती है, मुस्तैद रहती है, उसकी अपनी रणनीति होती है और वो आगामी चुनाव के बारे में पहले से विचार करना शुरू कर देती है। अब एक बड़ी रणनीति बीजेपी की सामने आ रही है और ये खबर आपको अमर उजाला के जरिए मिल रही है कि बीजेपी किस तरह से दलित वोटों को साधने के लिए एक नया प्रयोग कर रही है। दरअसल ये प्रयोग टेक्निकली कहा जाए तो संघ की तरफ से किया जा रहा है, जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और संघ किस तरह का प्रयास कर रहा है, इस प्रयास के क्या फायदे हो सकते हैं, दलित मतदाता कितना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आगामी विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में, ये सारी बातचीत जो है हम जयदीप जी से करेंगे। जयदीप जी, सबसे पहले तो ये मैंने कहा एक अभिनव प्रयोग है। आपने कल भी चर्चा में कहा था कि हमेशा चुनावी मोड में बीजेपी दिखाई पड़ती है। ये क्या स्ट्रैटेजी है दलित वोटों को साधने की और कितनी कारगर आपको दिखाई पड़ती है? देखिए प्रवीण, उत्तर प्रदेश में दलित वोटों ने या पूरे देश की राजनीति में ही सभी जगह हर तरह के वोटों का महत्व होता है, लेकिन दलित राजनीति इस देश में एक अलग तरीके का आकार शुरू से ही लेती रही है। राष्ट्रपति पे कौन बैठा है? द्रौपदी मुर्मू जी, दलित आदिवासी, जानबूझ के झारखंड से लाकर जोहार झारखंड करके और पूरी जो रणनीति अपनाई गई, उसी के बरक्स इसीलिए बात की जाती है कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा किया। तो ये राजनीति के ऐसे मोहरे हैं जिनको लगातार चलाया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो पूरी जानकारी अमर उजाला के विशेष संवाददाता के जरिए हम तक पहुंची है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश, देखिए पूरा 75 सीटों का मामला है और सारी सीटें एक एक सीट महत्वपूर्ण है। भाजपा के अंदर खाने से जो बातें आ रही हैं उसमें यही है कि एक सीट भी अगर कमज़ोर है तो उस पर मेहनत करनी है। लोकसभा की एक एक, आप देखिए कि हम अभी बात कर रहे थे जिसका जिक्र आपने किया विधानसभा चुनावों की, लेकिन उसके आगे 2024 पर नज़र किसकी है? संघ की, और संघ ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। पूरा इसमें गणित और खेल यह है प्रवीण कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी लगातार कमज़ोर हुई है, दलित वोटों पर उसकी पकड़ कमज़ोर हुई है। समाजवादी पार्टी ने अपना जो यादव वोट बैंक है सिर्फ वही अपने पास रखा है, लेकिन दलित वोट बैंक जो कभी बसपा के पास पूरा था और थोड़ा बहुत कांग्रेस के पास था, वो छिटक कर इधर उधर न जाए, ये सबसे बड़ी कवायद इस वक्त संघ की है। और संघ के अंदर खाने से जो खबर सामने आई है वो यही है कि 2500 से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें लगाकर एक एक बूथ के स्तर पर ये देखा जाएगा कि जो जाटव वोट है, दलित वोट है, उसकी हर जातिगत समीकरण को कैसे साधा जाए और कैसे प्रत्येक सीट पर जितना भी दलित वोट है उसका प्रतिशत अधिकांश जो है वो भाजपा के पक्ष में आ जाए। और अगर जो एक बड़ा हिंदू वोट बैंक और जो कहा जाता है कि एक अभिजात्य वोट बैंक, जो शहरों का वोट बैंक है, वो तो भाजपा के साथ रहा ही है, अगर ये दलित वोट बैंक भी जुड़ जाता है तो ये ऐसी मारक रणनीति है जिसको भेदना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। 2014 के बाद से ये लगातार एनालिसिस रही है सभी लोगों के सामने कि बीजेपी की जो असली ताकत देखने को मिलती है वो दलित वोटर्स के पास उनके साथ में आने के बाद में बनी। आपने यूपी का बड़ा दिलचस्प मामला बताया। आपने देखा यूपी में विधानसभा चुनाव के जैसे ही नतीजे आए तो मायावती तुरंत कहने लगी कि अगर मुस्लिम मतदाता दलितों के साथ मिल जाते तो बीजेपी को रोका जा सकता था। और समाजवादी पार्टी के लिए भी माना गया कि मुस्लिम मतदाता वहां गए, कुछ उनका कोर वोटर था जो उनके साथ था, इसीलिए पहले से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। क्या बीजेपी को इन्हीं दो चीज़ों को काउंटर करना है, क्योंकि बीएसपी समाजवादी पार्टी दोनों बड़ी ताकत दिखाई देते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में आपको पिछला प्रदर्शन दोहराना है या बेहतर प्रदर्शन करना है तो बहुत ज़रूरी है कि इनका वोट बैंक टूट कर आए। इनका वोट बैंक कैसे टूटेगा, या क्या ये माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी की जो कमजोरी है या वहां पर जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उतनी एक्टिव अब नहीं दिखाई देती, मायावती जैसी दलितों का बड़ा चेहरा थी, उसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रवीण। बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे चली गई। वो मायावती जो मुखर रहती थी, हर मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार रहती थी, अपने संगठन को मजबूत करने में लगी रहती थी, नए कार्यकर्ता जोड़ती थी, और जो सपा का जो आपने ठीक कहा MY वाला फार्मूला है, मुस्लिम यादव वोट बैंक का फार्मूला है, उसकी तोड़ हिंदू प्लस दलित के माध्यम से किसी ने ढूंढी थी तो वो बसपा ही थी। और उस बसपा की उस रणनीति के सामने भाजपा के लिए भी खड़ा होना मुश्किल होता चला गया था। लेकिन बसपा द्वारा कदम पीछे खींच लेने के बाद ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो ये पूरा एक बड़ी
खाई नजर आती है भारतीय जनता पार्टी को, उसी को देखिए, पहले तो कागज पर लेकर सारे समीकरण किए गए होंगे। मुस्लिम यादव वाली जो पूरी बातचीत थी उसमें यादव वोट बैंक तो अभी भी पूरी तरीके से सपा के साथ है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो है उसको भी छिटकाया जा सकता है। कुछ मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस के पास चले जाते हैं और कुछ एआईएमआईएम जैसे लोग जब खड़े हो जाते हैं और उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं उससे बढ़ जाता है। तो ये पूरा गणित कागज पर जब किया गया होगा भाजपा और संघ द्वारा, तब उनको समझ में आया होगा कि अगर दलित वोट बैंक पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में आ जाता है तो फिर भाजपा के हाथ से इन सभी सीटों को छीनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए, एक तरफ कांग्रेस की बैठक में से खबर आती है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगी सांसद का, इसका मतलब वो राज्यसभा से जाएंगी। अमेठी पिछली बार वो हार चुके थे और एक बड़ा सबक है। क्या इस बार फिर से अमेठी रिकवर करने की स्थिति में कांग्रेस है? बहुत मुश्किल है। वहाँ पर भाजपा लगातार सक्रिय बनी रही, स्मृति ईरानी की सक्रियता से सब वाकिफ है, और राहुल गांधी ने वो तो वायनाड से चुनाव लड़ लिया, तो और वो भी उनकी जो वहाँ से भी सांसद थी वो चली ही गई। कह रहे हैं इस बार की कांग्रेस लड़ेगी नहीं लड़ेगी, इस पर भी विचार है कि समाजवादी पार्टी और इनका कोई कॉम्बिनेशन, क्योंकि अखिलेश यादव खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं वहाँ। अखिलेश यादव एक्टिव, और ये आपने महत्वपूर्ण बात कही, और शायद ये जो भाजपा की और संघ की रणनीति आई है दलित वोट बैंक की, और उसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट है अमरोजाला.com की, उस रिपोर्ट को जब मैं ध्यान से पढ़ रहा था तो मुझे यही लगा कि ये जो 23 तारीख की महारैली और विपक्ष की एकजुटता और पूरे जुटान की बात हो रही है, उसके तोड़ में अगर कोई बड़ी चीज़ भाजपा कर सकती तो इसी तरह से वोट बैंक में सेंध लगाकर कर सकती है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा होना, हालांकि बहुत आसान नहीं है प्रवीण, ऐसा हो गया कि सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्ष में एक जब हमारे पास कांग्रेस के प्रतिनिधि आए थे हमारे पिछले शो में, तो उन्होंने कहा था कि इस बार पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी स्वयं इस मूड में है कि कुछ सीटों का नुकसान होता हो तो हो जाने दो, लेकिन उसकी कीमत पर भी विपक्षी एकता आ रही हो तो आने दो। तो भाजपा भी सतर्क हो जाती, जो हम कह रहे हैं चुनावी मोड में रहती है, सिग्नल जल्दी पकड़ती है, इतनी देर नहीं लगाती रिएक्ट करने में। तो ये शायद भाजपा का रिएक्शन है जो बहुत जल्दी से आया है संघ के माध्यम, और संघ उसके आगे की, जैसे हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा का संगठन जुड़ा है, लेकिन जो मात्र संस्था है वो काय में जुड़ी है 24 में, और 24 में अगर मान लो सीटों पर सहमति हो गई कि अगर भाजपा के को हराना है तो अपने अपने उम्मीदवार अकेले लड़ाइए, और कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की जैसे उत्तर प्रदेश में बात करें तो संयुक्त ताकत से भाजपा को हराया जाए। ऐसे में मान लीजिए वाकई एमवाई गठबंधन बहुत मजबूत होता है तो बचता क्या है आपके पास? जी, सबसे पहले तो इसका सीधा उत्तर क्या निकल के आएगा? कोई भी सामान्य दलित समुदाय के ऊपर फोकस। तो अगर मान लो इन्होंने संयुक्त उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो संयुक्त उम्मीदवार को दोनों में जो त्रिकोणीय मुकाबले में जो वोट बट जाते थे वो वोट बटने की बजाय अगर एक ही उम्मीदवार को मिल गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये उसका उत्तर है। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आप इस बातचीत को लेकर आए जयदीप जी, कि अभी तक हमने देखा है, अभी तक जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है उसमें वोटों का पोलराइजेशन एक बड़ी ताकत रही है, और ये भी कहा गया है, देखिए कई राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते हैं कि जब भी जातिगत हो जाता है चुनाव, हमारे देश में दो तरह से होता है, या तो पोलराइजेशन हो जाएगा हिंदू मुसलमान में, और जब हिंदू मुसलमान होता है तो यहां पर जातियां सब इकट्ठी होकर हिंदू हो जाती हैं, वो भाजपा को सुहाता है, वो सुहाता है, वो भाजपा के पक्ष का क्या है। अभी आपको लगता है कि नई स्ट्रैटेजी इस ओर इशारा कर रही है कि अब माहौल बदला? हालांकि संघ की इंटरनल रिपोर्ट भी थी, इंटरनल रिपोर्ट है, और यही जो संकेत आपने पकड़ा है इसको पढ़ते कोई भी पकड़ेगा कि संघ ने बहुत समझदारी दिखाई है कि केवल, और फिर आप जाइए ऑर्गेनाइजर पर, वो रहेगा चर्चा में जी, वो क्यों निकल के आया है वहां, सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा जी। अगर हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा तो अगर मान लो हिंदू वोट जातियों में बटा तो नुकसान किसका? बीजेपी का। और बटने के बाद भी अगर हमने संभाल लिया तो फिर भी फायदा किसका? बीजेपी का हो जाएगा। लोग सोचते हैं, और उस सोच से ही इस तरह की रणनीति निकलती है। बड़ी बात यही है कि जब आपको समझ में आता है कि केवल हिंदू हिंदू करने से नहीं चलेगा, राम मंदिर बनने की बात हुई थी, राम मंदिर बन गया। कई बार क्या होता है कि भारतीय जनमानस ऐसा भी होता है कि भूल जल्दी जाता है। बहुत सारे राजनेता कहते हुए सुने गए कि भारतीय वोटर का जो स्मृति है ना वो बहुत कमजोर है, इसलिए चुनाव आते हैं और आप बड़े काम करते हैं तो ऐसा माना जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत का वोटर सचमुच उतना कमजोर है जितना यहाँ के राजनेता मानते हैं, लेकिन हिंदू हिंदू करने से काम नहीं चलेगा। राम मंदिर आ चुका है और हिंदुत्व का कोई अन्य ऐसा कट्टर विचार आपके सामने नहीं है। दूसरा, जो अगली पीढ़ी आ रही है, जो युवा वोटर आ रहा है ना, वो विकास के मुद्दे पर ज्यादा आकर्षित होता है, वो ठोस मुद्दों पर ज्यादा आकर्षित होता है, वो फैक्ट्स पर ज्यादा जाता है, तथ्यों के आधार पर वोट करता है। ऐसा वोटर अगर केवल हिंदू मुस्लिम की वजह से ध्रुवीकरण के खाते में नहीं आया तो वो कहां जाएगा? उसको कैसे लाएंगे? मान लो दलित का मुद्दा बड़ा हो गया और तमाम हिंदुत्व की विचारधारा के बावजूद दलित ने बंटने का फैसला कर लिया, उस बंटवारे को कैसे रोका जाए? आप हिंदुत्व भी चलाएंगे। हम जो बात कर रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी जिसको आपने भी जिक्र किया था शो में, और बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई भी ऐसे विषय पर जब आप डिबेट करते हैं ना उसमें एक शब्द से फर्क पड़ जाता है, ही।
केवल मोदी और हिंदुत्व से ही काम तो ही महत्वपूर्ण है। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी नहीं चाहिए, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हिंदुत्व नहीं चाहिए, पर उनको ये समझ में आ गया कि साथ सिर्फ में और भी आपको तो काम करने एक देखिए सतह पर बड़ी धारा बहेगी जिसमें हिंदुओं के रक्षक संरक्षक और उस पूरे वोट बैंक को साथ में लाने वाले और हिंदू हितों की बात करने वाले, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कट्टर नेता होंगे जो भाजपा और अनुषंगी संगठनों से आएंगे। दूसरे स्तर पर सारी उज्ज्वला योजना, विकास की धाराएं, लाभार्थियों वाली बात चलेगी, और तीसरे स्तर पर ये जातिगत समीकरण काम करेंगे। तो ये त्रिस्तरीय फार्मूला मुझे लगता है उभर कर आ रहा है, जो इस रिपोर्ट हमारी जो amarujala.com की उसको पढ़कर मुझे लगा कि 3 लेयर्स पर, 3 स्तरों पर बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, एक और दर्शकों के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा जयदीप जी, यूपी बेशक 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा सीटों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है और बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि बीजेपी मजबूत है और बीजेपी को पूरी उम्मीद, कहा भी जाता है केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। भाई जो परिवार के लिए सीटें छोड़ दी उसका रहा तो सब भाजपा के पास ही ना। जी हाँ, तो क्या अब महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार की अपनी राजनीति, पंजाब की ये अलग अलग सीटों, और निश्चित तौर पर पार्टी स्तर पर सभी राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों के हिसाब से रणनीति बना रहे होंगे, बीजेपी भी बना रही हो, यूपी पे ज्यादा फोकस क्या दर्शाता है? क्या बीजेपी को ये लगता है कि उनका सबसे मजबूत किला है और यहां इसको भेदना सबसे पहले जरूरी है? मुझे 2 बातें लगती है। एक तो यही है कि सबसे ज्यादा सीटें इसी सूबे से आती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यूपी को भी वो हल्के में नहीं लेना चाहते। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई है कि अगर हल्के में ले लिया और 5-7 सीटें भी इधर उधर हो गई तो बाकी जगहों पर जो स्थिति है वो और विकराल हो जाएगी। ये सबको समझ में आ रहा है कि हो सकता है कुछ अन्य सीटें अन्य जगहों पर कम हों। जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह की कुछ सत्ता विरोधी लहर और अन्य चीज़ें देखी गई है, उसको देखते हुए मुझे लगता है भाजपा और संघ परिवार सतर्क हुआ है। आप देखिए कि ज़रूरी नहीं कि ऐसी वेव रिपीट हो कि आपको विधानसभा चुनाव में तो 36 से 37% वोट मिल रहा है और अचानक से लोकसभा चुनाव में 48-50% तो वोट कर्नाटक में ही हो सकता है कि उनको फिर से उतनी सीटें मिल जाए, हो सकता ना भी मिले। इसलिए इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। लेकिन जो मैं त्रिस्तरीय फार्मूले वाली बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा हूं कि ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी, लेकिन ये लागू अन्य राज्यों में भी होकर रहेगा। और ये तीनों, मेरा अगला सवाल यही था कि आप इस रणनीति को कैसे देखते हैं? ये यूपी तक सीमित है या आपको लगता है कि यूपी के बाहर भी संघ और बीजेपी इसी तरह से? अभी यूपी के स्तर से खबर आई है प्रवीण, और ये रिपोर्ट यूपी के ही संघ के नेताओं के साथ जो, पर आप देखिए कि लखनऊ में दत्तात्रेय होसबोले तो खुद डेरा डाले हुए ना, वो लगातार वहां जमे हुए हैं। वो इसलिए नहीं जमे हुए थे कि केवल योगी आदित्यनाथ जीत जाएं। अगर लखनऊ में जमे हुए हैं इतने महत्वपूर्ण पदाधिकारी संघ के, तो वो समझते हैं कि यहां से आने वाली सीटों का क्या महत्व है, और अगर उस स्तर पर ये रणनीति निकली है तो वो उत्तर प्रदेश के लिए नहीं होगी, वो पूरे देश के लिए होगी। और मुझे लगता है कि तीनों ही स्तर पर लड़ा जाएगा। कट्टर हिंदुत्व भी रहेगा, विकास की अंतरधारा भी रहेगी और जातिगत समीकरण भी रहेगा। जयदीप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है आपको, ये हम जातिगत राजनीति पर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, पोलराइज, ये कुछ ऐसी राजनीति की मजबूरियां सी दिखाई पड़ती हैं जिनके साथ में तो शायद कोई नहीं जाएगा, पर जब स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाने का मौका आता है तो इनसे इतर भी कोई नहीं जा सकता, इनके साथ में जाना मजबूरी सी दिखाई पड़ती है। आपको क्या लगता है कि अभी देश किस मोड में दिखाई दे रहा है? चुनावी मोड में तो है, लेकिन चुनाव की रणनीतियां क्या इशारा कर रही हैं कि हम अभी विकास की, इनोवेशंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और उसके प्रयास कर भी रहे हैं। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री रोजगार के लिए भी कई लोगों को हमने देखा कि किस तरीके से उस एक जेस्चर को भी दिखा रहे हैं कि युवाओं के लिए काम हो रहा है। दूसरा ये जातिगत राजनीति, आपको क्या लगता है कि देश का मिजाज क्या एक बार फिर उसी पुराने ढर्रे पर दौड़ रहा है या लौट रहा है? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है प्रवीण। इसका एक बहुत बड़ा थीसिस है, एक स्टडी है चुनावी राजनीति की। आप जो भी नैरेटिव गढ़ेंगे, जो भी अवधारणा खड़ी करेंगे, उस अवधारणा को बड़ा होते हुए देखकर, उस अवधारणा को सफल होते हुए देखकर, उसकी तोड़ने वाली अवधारणाएं उससे दुगनी या तिगुनी गति से सक्रिय की जाएंगी जी। अगर आप शीला दीक्षित तो दिल्ली में पूरी विकास की अवधारणा पे चुनाव लड़ी और जीती, और दिल्ली का सबसे बड़ा, दिल्ली की हवा साफ है तो शीला दीक्षित को क्रेडिट जाता है। दिल्ली में धड़धड़ाती हुई मेट्रो दौड़ रही है तो शीला दीक्षित को क्रेडिट जाता है। दिल्ली के वाहन जो धुआं फेंकते थे वो सीएनजी के हो गए तो शीला दीक्षित जाता है। जो पेड़ लगे थे उन तक के लिए कहा गया कि पूरी दिल्ली में जगह जगह पेड़ लगवाए। वो शीला दीक्षित अगर अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी हार जाती है और आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी 67-3 से जीत जाती है, तो ये नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए डिसरप्शन, जिसको कहे कि एक आमूल चूल, तो ऐसे ही मान लीजिए हिंदुत्व की विचारधारा खड़ी हुई। हिंदुत्व की विचारधारा ने क्या किया? जातियों में बटे हुए हिंदू समाज को एकत्रित किया और जाति के आधार पर वोट न देकर हिंदुत्व और राष्ट्र के आधार पर वोट देने के लिए प्रेरित किया। उसको कैसे तोड़ा जाएगा?
फिर से जातियों की याद दिलाकर, जातीय लाभों की याद दिलाकर, कैसे हिंदुत्व की वजह से जातियों के लाभों को नुकसान, ये नैरेटिव खड़े किए जाते हैं। एक बड़े नैरेटिव, विकास की अवधारणा जब खड़ी होती, जो मैंने किया, ऐसे ही मान लीजिए मोदी जी की विकास और लाभार्थियों वाली योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दूसरे बड़े बड़े मिशन जिनकी वजह से देश का नाम हो रहा है, विदेशों में लोग मोदी जी को यू आर द बॉस कह रहे हैं, अमेरिका में लाल कालीन बिछाकर मोदी जी का स्वागत हो रहा है। तो इस बड़े किले में धीरे धीरे नीचे से सेंध कैसे लगाई जाए, उसके लिए इस तरह के समीकरण खड़े किए। निश्चित तौर पर विपक्ष के सामने इस वक्त जो चुनौती है, जो बड़ा चेहरा है, उससे पार पाना आसान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उनका राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर उन्होंने जो छवि विदेशों में भी बनाई और देश में भी उनकी जो लोकप्रियता बनी है, उससे ये तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष को बहुत मजबूत रणनीति के साथ आना पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प पहलू ये है कि बीजेपी या संघ इसको देखते हुए शांत नहीं है, वो अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का ये जो प्रयोग है, कितना अभिनव साबित होता है कि संघ की शाखाएं, आपने जैसा बताया 2500 कार्यकर्ताओं के साथ में अलग अलग जगहों पर जाकर इन शाखाओं को, दलित समुदाय जहां पर, और आप देखिए पिछले सिंहस्थ की अगर हम बात करें, जब चुनाव सिर पर थे और उज्जैन में सिंहस्थ हो रहा था, तो अमित शाह दलित साधुओं को लेकर आए थे और उनके पैर धो रहे थे और उनके साथ क्षिप्रा में डुबकी लगा रहे थे। ये सारे प्रतीक गढ़े जाते हैं। साधुओं के बीच में दलित साधुओं की कोई राजनीति कर सकता? दलित साधु कोई चीज होती नहीं, राजनीति उसको खड़ा करती। तो दलितों को लाएंगे, दलितों, तो ये एक ऐसे गढ़े जाते हैं, इसलिए कि ये चुनाव होते हैं, चुनाव की राजनीति होती है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए हिंदुत्व बहुत सफल हो गया प्रयोग और जातियों में बटा हिंदू समाज अगर हिंदुत्व के नाम पर एक होकर वोट दे रहा है, तो कैसे उसको विभक्त करें, विभाजित करें, ये विपक्ष की सोच होती है। उस विपक्ष की सोच का प्रतिकार कैसे करें, तो उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत है कि दलितों के लिए शाखाएं लगे जाएं, दलित शाखाओं के माध्यम से दलित वोट बैंक को साधा जाए। और दलित वोट बैंक को अगर अच्छे से साध लिया, तो मान लो कि हिंदू और मुस्लिम वाला ध्रुवीकरण नहीं भी हुआ, तो भाजपा के वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दौर चल रहा है, ये राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बढ़िया दौर है। इसमें जैसे कि चेस का गेम चल रहा है, शह मात का खेल चल रहा है। आपने जो पूछा ना जमीन पे क्या है जी, जमीन पे असमंजस है, उस असमंजस का लाभ कौन लेगा, ये आने वाला समय बताएगा। और जो चतुर रणनीतिकार होगा। अब रणनीति किसकी कितनी चलती, आप भी इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। आपको क्या लगता है कि संघ की ये जो स्ट्रैटेजी है, बीजेपी की जो नई रणनीति है, इसमें अलग अलग जगह, खासतौर पर दलित समुदाय जहां पर है, वहां पर शाखाएं लगाई जाएंगी, इसका कितना फायदा मिल सकता है? उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण आपको 2024 के लिहाज से लगता है? उत्तर प्रदेश में आपको किस तरह का माहौल लगता है? ये भी आप जरूर अपनी टिप्पणियों में लिखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।